अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे पीटीआई की जो फाइनल कॉल है प्रोटेस्ट की 24 नवंबर की। अब उस हवाले से पीटीआई भरपूर अपनी कैंपेन कर रही है और उनके लीडरान जो है बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पर वो जा रहे हैं, लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं ताकि वो फाइनल कॉल के लिए निकल सकें। अब हमने ये भी देखा कि पीटीआई के कुछ लोग जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि शेर अफजल मरवत जो है वो नमल यूनिवर्सिटी के अंदर गए, वहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से बड़ा भरपूर उनको वेलकम दिया गया और इमरान खान के हक़ में हमने वहाँ पर नारे भी देखे और शेर अफजल मरवत ने स्टूडेंट्स को कहा कि वो फ़ाइनल कॉल के लिए निकलें और फाइनल कॉल जो है ये आज़ादी के लिए वो ज़रूर अपना हिस्सा डालें। देखें ना कि स्टूडेंट्स जो हैं वो निकलना चाहते भी हैं। उसकी वजह ये है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है, आप जिस तरह देखें कि वीपीएन की बंदिश, तो कितने सारे नौजवानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बाकी अब नेट जितना सुस्त चल रहा है तो नौजवानों को भी लग रहा है कि इस मुल्क में अगर इस तरह की हुकूमत रहेगी तो हमारा फ्यूचर उनको जिस तरह का नज़र आ रहा है, इसलिए वो भी निकलना चाहते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पर गए और वहाँ पर उनको बड़ा भरपूर वेलकम रहा। तो उससे ये लग रहा है कि पीटीआई अब नौजवानों को भी बड़ी तादाद में निकालेगी और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। फिर हमने एक और भी देखा कि एक लोक मेले का इवेंट था और वहाँ पर अता तारड़ जो है वो वफाकी वज़ीर हमारे, उन्होंने वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट जाना था, लेकिन होता क्या है कि वो वहाँ पर नहीं गए। वजह क्या थी? वजह ये कि आपने अमूमन देखा होगा, ये वीडियोस आपके सामने भी आती रहती हैं कि कोई भी अगर कोई सरकारी इवेंट होता है या हत्ता कि मैचेज़ हों या कोई भी इस तरह का इवेंट हो जहाँ पर लोग जमा हों, तो अमूमन क्या है कि खान के हक़ में नारे लगाए जाते हैं। अब खान के हक़ में तो नारे लगाए ही जाते हैं, वो तो खैर उनको पहले बर्दाश्त नहीं होते हैं, लेकिन एक और भी होता है कि कोई भी वज़ीर जब आवाम के अंदर जाता है तो उसको चोर चोर के नारों का सामना रहता है। और यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इस तरह की थी तो अता तारड़ साहब ने समझा कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के हालात कुछ ऐसे नहीं लग रहे थे, तो अता तारड़ साहब वहाँ पर नहीं गए हैं। अब इससे आप देखें कि खान साहब ने जो जेल के अंदर बैठकर बयानिया बनाया, वो बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हुकूमत उसके अपोजिट अब तक कोई बयानिया ला ही नहीं पाई। कोई एक ऐसा बयानिया होता कि आप जिसमें कहते हैं कि आवाम में कोई वो पॉपुलर होता या हुकूमत के पास कोई ऐसा सॉलिड मौक़िफ़ होता जो इमरान खान के बयानिए को ये काउंटर कर सकते, तो हुकूमत के पास ऐसा कोई बयानिया नहीं है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, क्योंकि सिस्टम के पास कोई बयानिया ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है आवाम के अंदर रखने के लिए या आवाम के अतमाद को बहाल करने के लिए। तो इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सूरत हाल हम आज से नहीं, ये बड़े टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि आवाम जो है वो हमेशा जब भी हुकूमती नुमाइंदे बाहर जाते हैं तो इनको इसी तरह का ही सामना रहता है। हत्ता कि मरियम नवाज़ ये साहबा बहुत ज़्यादा कहती हैं कि पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी हुकूमत आवाम के अंदर बड़ी पॉपुलर है। लेकिन आप कोई भी वज़ीर, ये तो वफाकी वज़ीर थे ना, कोई भी सूबाई वज़ीर आपका आवाम के अंदर चला जाए तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी हुकूमत कितनी पॉपुलर है। और ये आप प्रैक्टिकली करके देख लें, क्योंकि हमारी बातों पे तो आपको यकीन आता नहीं है। और फिर जिस तरह आपने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है या आप अपने बयानात सुनाते हैं तो आपको एक लगता है आपकी साइड से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आवाम की जानिब से ऐसा नहीं सोचा जाता और आवाम ऐसा नहीं सोचती है। आवाम आपको और तरह से देखती है और ये आपको समझना चाहिए कि आवाम क्या सोच रही है और आपने आवाम को किस तरह से मुतमईन करना है। फिर कल एक लाहौर के अंदर वाक़या पेश आता है। अब वो वाक़या कितना अजीब था मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक 12 साल का लड़का, जो कि आप कह लें कि 24 नवंबर के हवाले से जो प्रोटेस्ट था इसके पम्फलेट बांट रहा था। अब 12 साल उसकी एज थी। अब 12 साल के बच्चे को आप अगर इस तरह अरेस्ट करेंगे और आप थाने के अंदर बंद कर देंगे तो उस पर आप देखें ना किस तरह का रिएक्शन आएगा। और आपने यही किया, वजह क्या थी कि वो खान का जो प्रोटेस्ट की फ़ाइनल कॉल है उसके पम्फलेट बांट रहा था, इसलिए आपने उसको अरेस्ट कर लिया। और नाज़रीन, वो 12 साल का बच्चा था, उसकी कोई ज़्यादा एज नहीं थी। और जब आप इस तरह करेंगे तो फिर आपको रिएक्शन तो इस तरह का देखने में नज़र आएगा ना। ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने मुखालिफिन के साथ करना क्या चाह रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आवाम उस साइड पे क्यों खड़ी है, आपका बयानिया कमज़ोर क्यों है। अब बजाय उसके कि आवाम के लिए कुछ करें ताकि आवाम के अंदर को आपकी साख्त बहाल हो सके, फिर आप बच्चों के साथ अगर इस तरह का रवैया रखेंगे तो हालात बहुत मुख्तलिफ आपको मिलेंगे। फिर कल हमने एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वाह कैंट के अंदर इलेक्शन जो है और वहाँ पर खान साहब के जो दोनों हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे वो जीत गए। अब देखिए, कैंट मिलिट्री का इलाका होता है और वहाँ पर मिलिट्री की ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही होती हैं। अब मिलिट्री की जो फ़ौजी फैमिलीज़ हैं उनकी जानिब से खान साहब को वोट दिया गया और वहाँ पर खान साहब के जो दोनों हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे वो वहाँ से इलेक्शन जीते हैं। तो इससे एक बात तो हमें नज़र आती है कि ये जो पीटीआई को एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात कहा जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि पीटीआई जो उनका सब मैंडेट चोरी किया गया इलेक्शंस के अंदर या जो कुछ बाद में उनके साथ किया गया, जिस तरह खान साहब पर आप ये एटीसी के केसेस ही देख लें, वहाँ पर भी अरशद जवेद साहब ने 4 केसेस में क्या लिखा है, उन्होंने कहा है जी कि खान साहब पर कोई ऐसे शवाहिद हमें नहीं मिलते हैं या कोई ऐसा सबूत हमें नहीं मिलता है कि जिससे खान साहब इसमें शरीक हो। ये उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में अब लिखा है। फिर आप दहशतगर्दी के जब केसेस बनाते हैं तो दहशतगर्दी के केसेस में कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके चालान जमा करवाना है या आपने 7 दिन में ट्रायल मुकम्मल करना है
और उसके बाद आपने फैसला देना है। लेकिन यहाँ पर सालों बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब इस तरह आप उन पर केसेस बनाएंगे या आप सारा कुछ करेंगे और आप उनको दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ना कि ये कहा जाए कि पीटीआई को एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है या वो जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, तो ये एक सिर्फ तासुर दिया जाता है। और ये वाक एंड के इलेक्शन ने ये साबित किया है कि पीटीआई जो है वो हत्ता के फ़ौजी जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर भी पॉपुलर है, और वहाँ पर भी उनको जिस तरह से आवाम ने वोट दिया है उससे यही चीज़ साबित होती है कि पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है उस हवाले से लड़ रहे हैं, उस हवाले से अपनी कोशिश कर रहे हैं। और अब पीटीआई, मैंने आपको बताया कि ये जो अपना एहतजाज है इस हवाले से वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से कंपेन कर रहे हैं। बुशरा बीबी वहाँ पर बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, उनके बयानात भी आ रहे हैं, बल्कि उनके तो बयानात बड़े सख्त आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई सबाई सदूर जो है वो काम करता हमें नहीं नज़र आएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर हम नया बंदा ले आएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई पहले गिरफ्तारी देगा तो उसको भी जमात से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अमूमन ये पीटीआई को ये लगता है कि कुछ उनके लीडरान जो है वो खुद से गिरफ्तारी दे देते हैं इस चीज़ से बचने के लिए कि उनको प्रोटेस्ट के लिए निकलना पड़े। तो अब जो पीटीआई इस हवाले से उन्होंने जो अपनी हिकमत अमली है वो बहुत सख्त अपनाई है। खान साहब ने भी ये कहा था कि अगर कोई हमारा टिकट होल्डर या कोई अहदेदार नहीं निकलता है तो फिर उसका कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इस हवाले से अब जितने भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनको निकलना पड़ेगा एहतजाज के लिए। और वो खैर अब आवाम को मोबिलाइज़ भी कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर देखा कि लोग जो है वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, आवाम के साथ खुद को जो है वो इंगेज कर रहे हैं, और वो जो फाइनल कॉल है उसकी भरपूर तैयारियाँ करते हमें नज़र आ रहे हैं। फिर मैं आपको एपिक्स कमेटी का जो इजलास होना था, बेसिकली तो वो आज होना था, लेकिन वो आज नहीं हुआ, वो कल होगा। उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अब फ़ौजी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद होगी, तो फ़ौजी क़यादत के सामने मैं जो है वो सारी चीज़ें रखूँगा 24 नवंबर के प्रोटेस्ट के हवाले से, कि ताकि मामलात तो सेटल हो सकें। उन्होंने कहा कि अगर फिर आवाम निकल आती है तो फिर ज़ाहिर बात है आवाम खान की रिहाई तक या जो हमारे मुतालबात हैं तब तक फिर वापस नहीं जाएगी। तो इसलिए ये मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ चीज़ें, ताकि उनको भी पता चल जाए। और उसके बाद आप देखें ना कि अगर पीटीआई निकल आती है तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा। हुकूमत के पास ताकत के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो उनको सिर्फ ताकत से ही रोक सकते हैं। वरना तो आप क्या देखें ना कि हुकूमत के पास ऐसा कोई बयानिया है ही नहीं कि जो आवाम में रख सकें, बल्कि आप कह लें कि उनका तो वो जब जो पॉपुलरिटी है वो भी उतने वो पॉपुलर नहीं है। फिर अगर वो सिर्फ फोर्स से दबा सकते हैं, हत्ता कि हमने यहाँ तक देखा है कि जो कभी साफ़ी जो प्रो गवर्नमेंट हुआ करते थे या प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे वो भी अब इनके खिलाफ बोल रहे हैं। नजम सेठी साहब ने भी कल कहा कि जिस तरह आपने ये वीपीएन बंद कर दिया या जो आप नौजवानों के साथ कर रहे हैं, तो इस पर नौजवानों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आपको देखना पड़ेगा और नौजवान निकलेंगे और कुछ ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। फिर हमद मीर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो एक टाइम में बंदा जेल से निकलता है वो सदर बन जाता है, जो बंदा एक पहले जेल में था फिर उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। उनका हुकूमत ये कर क्या रही है, और हुकूमत जो कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। अगर हुकूमत यही करती रही तो उनको नताइज इसके बड़े सख्त भुगतने पड़ेंगे। तो हमद मीर साहब ने भी कुछ इस तरह का कहा। तो यहाँ से जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है वो बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है, और हुकूमत जो कुछ करने जा रही है हुकूमत को इसलिए सोचना पड़ेगा। हुकूमत अब अपनी तैयारी बड़ी सख्त कर रही है। हुकूमत ने फैसला इस्लामाबाद के अंदर देखा जाए कंटेनर बुला लिए, इजाफी नफरी बुला लिए, तो रोकने की उनकी पूरी तैयारी है। लेकिन क्या वो इतनी बड़ी तादाद में आवाम निकलती है, क्या उनको रोक पाएंगे या नहीं, सवाल ये है। अब ये देखते हैं जी कि कल एपिक्स कमेटी का जो इजलास होना है उसमें फिर क्या कुछ सामने आता है। इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। अभी हम लोग बात कर लेते हैं हसन नवाज़ के हवाले से। हसन नवाज़ साहब को जो है वो जी लंदन की अदालत ने बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया। अब उनको दिवालिया डिक्लेयर किया गया, और दिवालिया कैसे डिक्लेयर किया गया इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और ये खबर को बहुत ज़्यादा छुपाया जा रहा था, लेकिन ये साल का आखिर था तो इसलिए ये खबर जो है वो सामने आ गई है। और ये हुआ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में होता पता है क्या है कि कोई भी बड़ा सरमाएदार जब होता है ना कि वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करता है कि वो बैंक से, अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो 60 अरब की प्रॉपर्टी हो, जब 60 अरब की आपकी प्रॉपर्टी होती है तो आप क्या करते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी पर जाके बैंक से लोन ले लेते हैं। 60 अरब की प्रॉपर्टी थी तो आपने 90 अरब जो है उस पर कर्ज ले लिया। जब आप कर्ज ले लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये कर्ज मुझे अब वापस नहीं करना, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जाके अदालत के अंदर एक बैंक करप्सी के हवाले से केस फाइल करते हैं और ख़ुद को आप जो है वो बैंक करप्ट डिक्लेयर करवा लेते हैं। उससे होता क्या है कि फिर आपको वो कर्ज़ वापस नहीं करना पड़ता। अब सोचें ना कि अगर वो प्रॉपर्टी आपसे चली भी जाती है तो वो 60 अरब की थी, आपने उल्टा 90 अरब जो है बैंक से हथिया लिया। तो ये एक ना पैसा बनाने का तरीका होता है, और ज़्यादा जो सरमायाकार हैं वो इसी तरह ही करते हैं, क्योंकि ये बैंक लोन लेकर क्या करते हैं, कभी स्टेट का पैसा कभी आवाम का पैसा, तो ये उसके साथ इस तरह से खेल रहे होते हैं कि एक इन्होंने प्रॉपर्टी ली, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बैंक से एक बड़ा कर्ज उठा लिया जाता है। और यहाँ पर भी हमें कुछ सूरत हाल इसी तरह की देखने में नजर आई। हत्ता कि कहा जाता है जी कि चोर चोर इनको जगह जगह पे ये जाते हैं, चोर फैमिली भी इनको कहा जाता है, मुख्तलिफ जो है इस तरह के लोग राय रखते हैं। तो अब मुझे तो नहीं पता कि इस पर अब मैं क्या कहूँ, लेकिन ये कुछ सूरत हाल इस तरह की थी कि ये इस तरह ही हुआ है कि जनाब ने क्या किया है कि ख़ुद को एक तरह से कह लें कि वो बैंक करप्ट जो है वो अब उन्होंने डिक्लेयर करवाया है। और वजह यही थी क्योंकि जब आपने पैसा वापस नहीं करना होता तो फिर आप इस तरह के
हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह की देखने में नज़र आया। और ये वो वही लोग हैं ये कि जो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने आए थे और ये आज खुद दिवालिया हो गए हैं। और ये लंदन के अंदर हुआ है हसन नवाज साहब के हवाले से जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से खबर आई है। अब उन्होंने कहा है जी कि पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अफ़ीम की काश्त की जाती थी और अब वो ज़ीरो हो चुकी है। और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर उल्टा जो है वो अफ़ीम की काश्त की जा रही है, बल्कि सप्लाई भी की जा रही है। तो उन्होंने ये एक सवाल उठाया कि ये किसकी ज़ेर निगरानी किया जा रहा है, ये कौन करवा रहा है, क्योंकि पहले तो जो अफ़ीम है वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आती थी। अब अफ़गानिस्तान ने तो जो अपनी काश्त है वो ज़ीरो कर दी है। जब उन्होंने ज़ीरो कर दिया तो ये अब बलूचिस्तान के अंदर ये जो मामलात हैं ये चल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये किसके ज़ेर साया चल रहे हैं, ये चलवाने वाले कौन हैं, और ये आपको भी पता है कि कौन चलवाने वाले हैं और कौन ये करवा रहा है। लेकिन उन्होंने इस हवाले से जो है सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि इसको रोकना चाहिए और ये जो कुछ चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई हवाले से ये खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। और नाज़रीन, अब जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से हुकूमत काफ़ी कुछ आप कह लें कि पहले उन्होंने इस पर बंदिश की हुई है, VPN उन्होंने बंद करते हैं, रोज़ आए दिन एक्सरसाइज होती है, कल भी हमने ये देखा। फिर यूट्यूब का लिंक हमेशा डाउन होता है, नेट स्लो होता है। तो जैसे जैसे ये PTI की कॉल करीब आएगी ये चीज़ें हमें ज़्यादा देखने में नज़र आएंगी। और फिर PTI की जो फाइनल कॉल है उस हवाले से हुकूमत भी सारी अपनी कोशिश कर रही है और हुकूमत की ये पूरी कोशिश होगी कि PTI के ख़िलाफ़ एक भरपूर क्रैकडाउन किया जाए और हो सकता है कि ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी पहले की जाए, इनके बड़े लीडरान को उठाया भी जाए और लोगों पर भी सख्तियाँ की जाएँ। बहरहाल ये देखना होगा कि हुकूमत किस हद तक इसमें कामयाब होती है और PTI की जो फाइनल कॉल है PTI कितनी बड़ी तादाद में आवाम निकालने में कामयाब होती है। नाज़रीन, आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।